नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और मेरे साथ है मेरे सहयोगी समीर अब्बास। शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। दिल्ली में नशे के कारोबार पर बड़ा खुलासा हुआ है। 7600 करोड़ के ड्रग सिंडिकेट में टीवी 9 की तफ्तीश। विदेश में बैठे आका की दिल्ली में बड़ी साजिश सामने आई है। फिल्मी स्टाइल में दिल्ली में ड्रग्स की डिलीवरी की गई है। 7600 करोड़ का ड्रग सिंडिकेट जिसका पर्दाफाश टीवी 9 ने किया है। दिल्ली में किस तरह से विदेश में बैठे हुए आका इसे ऑपरेट कर रहे थे और ये बड़ी साजिश बेनकाब हुई है। फिल्मी स्टाइल में दिल्ली में ड्रग्स की डिलीवरी की जाती थी। तो देखिए, बड़ा सिंडिकेट पकड़ा गया है। दिल्ली में 7000 करोड़ की ड्रग्स पर एक्सक्लूसिव खुलासा हुआ है। कोड वर्ड के जरिए ड्रग्स की डिलीवरी की जाती थी। आधे फटे नोट का इस्तेमाल होता था, जैसा आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा। 2 बार दिल्ली पहुंचता था कंसाइनमेंट। गिरोह का काम विदेश से तय होता था। बात करने के लिए पेड ऐप का इस्तेमाल किया जाता था। गिरोह के सदस्य एक दूसरे से बिल्कुल अनजान रहते थे। बरामद कोकीन को दोबारा पैक किया गया, यह भी पता चला है। जानबूझकर महिपालपुर में छिपाई गई थी कोकीन। ये एक अहम खबर सामने आ रही है और कई एक्सक्लूसिव डिटेल्स सामने आई हैं इस ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़ी हुई। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ये बहुत बड़ी खेप है। 7600 करोड़ की ड्रग्स की खेप का पकड़ा जाना कोई मामूली बात जितेंद्र नहीं है। और क्या जानकारी मिल पाई है इस पूरे के पूरे सिंडिकेट के बारे में? बिल्कुल समीर, देखिए, महज 9 दिन के अंदर 7600 करोड़ रुपए की ड्रग्स का पकड़ा जाना और 7 लोगों की गिरफ्तारी। अब तक का सबसे बड़ा कार्टेल ये बताया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर, जो इस तरीके से बरामद की हुई है। इसके अलावा पता ये भी चला है कि दरअसल ये जो पूरा ड्रग सिंडिकेट है ये यूएस से चलाया जा रहा था। इसके अलावा दुबई में भी इससे जुड़े कई लोग बैठे हुए हैं जो कि वहां पर बैठकर पूरा ऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा पता ये चला कि दरअसल ये पूरा जो बिजनेस था वो कोडवर्ड के ऊपर चलाया जा रहा था। और इसके अलावा ये जो पूरी तस्करी थी वो जो फटे हुए नोट होते हैं उनके नंबरों के हिसाब से भी चलाए जा रहे थे। इस साथ ही पता ये भी चला है कि 2 खेप हिंदुस्तान के अंदर हाल ही में आई थी और ये 2 अलग अलग जगह पर आई, जिसमें पुणे है, उत्तर प्रदेश है। और उसके बाद इन्हें दिल्ली लाया गया और दिल्ली से इन्हें नए तरीके से पैक किया जाना था। जैसे कि हमने कल देखा भी कि नमकीन के पैकेट के अंदर से कोकेन बरामद हुई। तो इसी तरीके से अलग अलग जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके अंदर उनके पैकेट्स में इस कोकेन को छिपाकर देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाना था। फेस्टिव सीजन के दौरान इसका इस्तेमाल किया जाना था, रेव पार्टीज के लिए। और इसके अलावा कई जो कॉन्सर्ट होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाना था। तो ये जो जानकारियां हैं ये अब तक जांच एजेंसी के सामने आई है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि इस पूरे ड्रग रैकेट का जो सरगना है वीरेंद्र बसोया, वो इस वक्त विदेश में बैठकर इस पूरे कारोबार को ऑपरेट कर रहा है, जो कि दिल्ली के पलंजी गांव का रहने वाला है। इसके अलावा जो तुषार है, जो बाकायदा अपनी पब्लिकेशन भी चलाता था, जिसका महिपालपुर में जिसके गोडाउन से ड्रग बरामद हुई थी सबसे पहले 2 अक्टूबर को, वो भी एक बड़ा हिस्सा इस पूरे नेक्सस का बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि उसे 15 करोड़ रुपए इस पूरे ड्रग सप्लाई के लिए दिए गए थे। तो फिलहाल ये कई अहम खुलासे हुए और आने वाले वक्त में इस पूरे मामले में, इस पूरे ड्रग कार्टेल में कुछ और गिरफ्तारियां होनी बाकी हैं। और बताया जा रहा है कि तकरीबन 1000 के करीब। शुक्रिया जितेंद्र, ये बहुत बड़ी जानकारियां सामने आई हैं, बड़े खुलासे हो रहे हैं दिल्ली में नशे के कारोबार को लेकर। आखिर दिल्ली को नशे की राजधानी कौन लोग बनाना चाहते हैं, ये पूरा सिंडिकेट किस तरह से काम कर रहा है, कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। और इतना ही नहीं, टीवी 9 संवाददाता अभिजीत ठाकुर दिल्ली के रमेश नगर के उस गोदाम पर पहुंचे जहां से 2000 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई है। अभिजीत की रिपोर्ट देखिए। वेस्ट दिल्ली के रमेश नगर इलाके से 200 किलो से ज्यादा कोकीन बरामद की गई और इस बात ने लोगों को भी हैरान कर दिया है। 2000 करोड़ से ज्यादा इसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में बताई जा रही है। रमेश नगर इलाके में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, जिस जगह से ये सबसे बड़ा ड्रग सीजर जो है अभी तक दिल्ली के इतिहास में वो किया गया। इससे पहले 560 किलो महिपालपुर से बरामद किया गया था और उसी के तार जुड़े हुए थे इस मामले से भी। और इस वक्त हम लोग रमेश नगर में तमाम यहाँ के स्थानीय दुकानदारों के साथ मौजूद हैं। छोटा सा मार्केट एरिया है, रिहायशी इलाका है और यहाँ से 2000 करोड़ के ड्रग्स बरामद होना एक हैरान कर देने वाली बात यहाँ के लोगों के लिए भी है। आप लोग यहीं पर रहते हैं, कभी आप लोगों को पता चला कि यहाँ से ड्रग्स के धंधे चल रहे हैं या फिर यहाँ पर कोई इतना मात्रा में ड्रग्स लेकर आ रहे हैं? ना जी ना, हमें किसी को नहीं पता चला। हम रात भर सर यहीं बैठे रहते हैं, घूमते फिरते हैं, बच्चे सब यहीं के, हम यहीं पले पड़े हैं।
और ये हमारे भाई साहब हैं, जानकार हमारे भी है। बस ये कहना चाहते हैं कि भाई साहब एक शरीफ आदमी फंस गया। और अब बात देश में जारी विकास की एक और उपलब्धि की। नवी मुंबई एयरपोर्ट पर आज पहली बार एयरफोर्स का विमान उतरा। इस मौके पर सीएम एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। ये नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, जहां आज भारतीय वायुसेना के विमान C295 ने सफल लैंडिंग की। ये रनवे टेस्टिंग ट्रायल था। विमान की लैंडिंग करते हुए ही उसे वाटर कैनन सलामी दी गई। ये मुंबई का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। नवी मुंबई एयरपोर्ट के पहले फेज के डेवलपमेंट के लिए 18,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसके मार्च 2025 तक चालू होने का अनुमान है। एयरपोर्ट की क्षमता 10 से 11 करोड़ पैसेंजर्स की है। नवी मुंबई एयरपोर्ट पर 4 टर्मिनल होंगे। इसमें 2 पैरेलल रनवे होंगे। एयरपोर्ट पर 350 विमानों के लिए पार्किंग की जगह होगी। इस एयरपोर्ट का निर्माण अडानी ग्रुप ने किया है। इसके डेवलपमेंट के लिए कुल 78,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान है। आज जब नवी मुंबई एयरपोर्ट पर वायुसेना के विमान ने सफल लैंडिंग की तो उसमें महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बैठे दिखे। उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि हम फ्लाइट और फाइट दोनों के लिए तैयार हैं। इस मौके पर सीएम शिंदे के साथ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी थे। नवी मुंबई का ये एयरपोर्ट महाराष्ट्र का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। पीएम मोदी ने इसका भूमि पूजन किया था और आज पहले रनवे की टेस्ट लैंडिंग भी हो गई। और सीएम एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में चुनाव परिणाम को लेकर बड़ा दावा किया है। TV9 से खास बातचीत में सीएम शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र में हरियाणा से भी बड़ी जीत मिलेगी। उन्होंने कांग्रेस को भ्रष्टाचारी पार्टी कहा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली बम्पर जीत से बीजेपी तो उत्साहित है ही, सहयोगियों की बाछें भी खिली हुई हैं। सीएम एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर करारा प्रहार करते हुए महाराष्ट्र में भी हरियाणा जैसी ही जीत का दावा किया है। शिंदे ने कांग्रेस पर भी हमला किया। कफनचोर लोगों को हमारे को भ्रष्टाचारी बोलने का अधिकार है? पैसे कहाँ से खाते? केंद्र सरकार में जब कांग्रेस सरकार थी रोज घोटाले आ रहे थे। 2014 से पहले देखो कौन से अगस्ता घोटाला, चारा घोटाला, गोबर घोटाला, कोयला घोटाला, सब घोटाले घोटाले घोटाले। 2014 के बाद ये मोदी जी विकास का काम करते हैं। डबल इंजन की सरकार है। विकास नीति को केंद्र आगे बढ़ा रहा है और राज्य सरकार भी आगे बढ़ा रहा है। हमारा 2.5 साल का काम, उनका 50-60 सालों का काम। हम उनका 2.5 साल का काम, महायुति का 2 साल का काम। जनता के दरबार में जाने दो, हम दूध का दूध, पानी का पानी होने दो। खबर है कि चुनाव आयोग महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए जल्द ही तारीखों का ऐलान कर सकता है और इसके लिए सियासी पिच पर बैटिंग शुरू हो गई है। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शिंदे सरकार में कैबिनेट में बड़ा फैसला किया गया है। मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को अब ज्यादा वेतन देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में मदरसा शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया। मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी के फैसले के बाद महाराष्ट्र में सियासत भी तेज हो गई है। उद्धव गुट ने कहा कि एक तरफ वो लव जिहाद और वोट जिहाद के बारे में बात करते हैं और दूसरी तरफ चुनाव से पहले तुष्टीकरण करते हैं। ये जो वर्तमान की महाराष्ट्र सरकार है ना, इसकी कथनी करनी में कितना बड़ा अंतर है। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस जी कह रहे हैं कि जो मुसलमान मतदाता हैं उन्होंने वोट जिहाद किया, जो मुसलमान जातियां हैं उसमें लव जिहाद करवाती हैं, और दूसरी तरफ जो मदरसों में शिक्षक पढ़ाते हैं उनके वेतन पहले 6,000 थे, अब उसको बढ़ाकर 16,000 कर दिया गया। वहीं बीजेपी की तरफ से कहा गया कि हमारी सरकार धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी महायुति सरकार शिक्षा और आरोग्य के क्षेत्र में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करती। हरियाणा में 15 अक्टूबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। नायब सिंह सैनी दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। हरियाणा में नई सरकार को लेकर मंथन जारी है। नई सरकार के मंत्री पद पाने के लिए बीजेपी के विधायक लॉबिंग करने में जुटे हैं, तो बीजेपी हाईकमान भी नई सरकार के स्वरूप पर होमवर्क कर रही है। आज हरियाणा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी संगठन मंत्री BL संतोष के बीच अहम बैठक भी हुई। तो कल नायब सिंह सैनी के साथ भी हरियाणा के प्रभारियों ने 3 घंटे तक चर्चा की थी। हरियाणा में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 15 अक्टूबर को संभव है। लगातार दूसरी बार नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। पंचकुला के परेड ग्राउंड में होने वाले सैनी सरकार के शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। तो बहुमत मिलने के बाद नायब सिंह सैनी और ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ
सत्ता के अंदर आई है और मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। ले रहे हैं सीएम साहब, 15 तारीख को शपथ ले रहे हैं सीएम साहब, सस्पेंस बना हुआ है, 15 को दूर करेंगे। देखिए वो डेट आपको बताएंगे, तो डेट आपको बताएंगे, जल्दी ही शपथ ले। और हरियाणा के नतीजों पर मायावती ने कहा है कि बीएसपी अब क्षेत्रीय दलों से भी गठबंधन नहीं करेगी। हरियाणा में हुई हार पर उन्होंने निराशा जताई। हरियाणा के नतीजों से बीएसपी ने सबक लिया है। मायावती ने संकेत दिए हैं कि उनकी पार्टी अब भविष्य में किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा के नतीजे और इससे पहले पंजाब चुनाव के कड़वे अनुभव की वजह से अब क्षेत्रीय पार्टियों से आगे गठबंधन नहीं होगा, जबकि एनडीए और इंडिया गठबंधन से दूरी पहले की तरह ही जारी रहेगी। मायावती ने कहा कि यूपी समेत दूसरे प्रदेशों के चुनाव में भी बीएसपी का वोट गठबंधन की पार्टी को ट्रांसफर हुआ, मगर सहयोगी दलों का वोट बीएसपी उम्मीदवारों को नहीं मिल पाया। हरियाणा में बीएसपी ने इंडियन नेशनल लोकदल के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में आईएनएलडी को तो 2 सीटें मिल गईं, मगर बीएसपी का खाता भी ना खुल पाया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीएसपी को करीब 2.25% वोट ही मिले थे। हरियाणा में मिली इस करारी हार पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने निराशा जताई थी। नतीजों के बाद मायावती ने कहा था कि आईएनएलडी के जाट वोटर ने बीएसपी उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान नहीं किया, जिसकी वजह से हरियाणा में बीएसपी के उम्मीदवारों को मदद नहीं मिल पाई, जबकि आईएनएलडी को दलित वोटों का फायदा मिला। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और सभी दल उसकी तैयारियों में जुट गए हैं। बीजेपी और आरजेडी अब चुनावी यात्राओं के जरिए अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में लगे हैं। आरजेडी के यात्रा की कमान पार्टी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव संभालेंगे, तो वहीं बीजेपी की यात्रा का नेतृत्व गिरिराज सिंह के हाथों में होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिंदू जागरण यात्रा निकालने का ऐलान किया है, जो बिहार के मुस्लिम बहुल इलाकों से होकर गुजरेगी। हिंदू जागरण यात्रा इसलिए निकाल रहा हूं कि बांग्लादेश की स्थिति देखने के बाद पाकिस्तान में तो हम कट गए, मर गए, हमारी शादी के मंडपों पर से भी हमारी बेटी उठ गई, और भारत के अंदर, बिहार के अंदर हम अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज वहीं जा रहा हूं जहां हमारे हिंदू भाई अल्पसंख्यक हो गए, ना उसे अल्पसंख्यक की सुविधा मिलती और ना वो अपने को डरे हुए महसूस करते। मैं उसी इलाके। गिरिराज की यात्रा भागलपुर से 18 अक्टूबर को शुरू होगी और इसके 2 दिन पहले यानी 16 अक्टूबर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कार्यकर्ता आभार यात्रा शुरू करेंगे। तेजस्वी की आभार यात्रा का यह दूसरा चरण होगा, जो बांका से शुरू होने वाला है। और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस बागियों की वजह से हारी। कांग्रेस को गठबंधन नहीं करने का भी खामियाजा उठाना पड़ा। हरियाणा में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी को इग्नोर किया। अब उपचुनाव में कुछ सलाह देना चाहेंगे जाके, जिससे कि निर्णय कुछ अच्छा हो सके? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में जो किया उसकी समीक्षा वो करेंगे। गठबंधन के दलों को इग्नोर किया वो एक अलग बात है। 17 कैंडिडेट तो उनके अपने लोगों ने हराया है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस के बागियों ने चुनाव में लड़के 17 कैंडिडेट हरा दिए, अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये बड़ी बात है ना। कई जगह ये भी देखा कि जितने अंतर से वो हारे उससे ज्यादा तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को वोट मिला था। मिले हैं, हमें भी कुछ जगहों पे मिले हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ हम तो गए थे कि भाई आप गठबंधन कर लीजिए। आप उस समय कह रहे थे आम आदमी पार्टी कोई फैक्टर ही नहीं है यहाँ पे। तो आपने देखे जम्मू कश्मीर में समझौता किया तो वहाँ लाभ हुआ, वहाँ इंडिया गठबंधन जीती, और यहाँ नहीं किया तो यहाँ नुकसान हुआ। आज लखनऊ में जेपी जयंती पर जमकर हंगामा हुआ। प्रदर्शन के बीच अखिलेश ने माल्यार्पण किया और उन्होंने बीजेपी सरकार पर बड़े आरोप लगाए। तस्वीरें लखनऊ में जेपी जयंती पर हुए हंगामे की हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज लखनऊ में प्रदर्शन किया। पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेताओं को जेपी सेंटर जाने की इजाजत नहीं दी थी। फिर प्रदर्शन के बीच लखनऊ में अखिलेश यादव ने घर के पास जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। माल्यार्पण के बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले संविधान को नहीं मानते। जो संविधान में व्यवस्था है उसको नहीं मानने वाले लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बहाना ले रहे हैं कि वहाँ पर आपको बिच्छू दिखाई दे जाते।
अगर इन्हें इतनी ही चिंता थी बिच्छू की तो सफाई क्यों नहीं कराई इन्होंने? इस म्यूजियम का रखरखाव क्यों नहीं किया? इस बिल्डिंग को पूरा क्यों नहीं किया? और माल्यार्पण विवाद पर समाजवादी पार्टी के महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार की मानसिकता ही छोटी है। उन्होंने श्रद्धांजलि देने से रोकने पर सवाल खड़े किए। जयप्रकाश नारायण जी की जयंती का मौका है, लेकिन लखनऊ राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो गए हैं। मेरे साथ में सपा नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी हैं। लखनऊ में क्या हो रहा है, वजह क्या? ये लखनऊ में जो सरकार है वो फासिस्ट मानसिकता के लोग हैं, वरना वजह तो कोई हो ही नहीं सकती है। जयप्रकाश जी जैसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने से रोकने के पीछे कोई जायज़ वजह हो ही नहीं सकती। मैं तो इस वक्त देश के समस्त समाजवादी जो इधर उधर बिखरे हुए हैं उनको अपील करूंगा कि वो इस बीजेपी को विरोध करने के लिए कि जयप्रकाश कुछ उस तरफ हैं, उनको ही सोचना चाहिए। कुछ तो जयप्रकाश के आंदोलन की उपज है। नीतीश कुमार जी जैसे नेता इतने बड़े बने हुए हैं आजकल, केंद्र में मंत्री रहे, कई बार मुख्यमंत्री रहे, रिकॉर्ड है बिहार में। उनको एक मिनट भी इस बीजेपी के साथ नहीं रहना चाहिए। जयप्रकाश जी का अपमान सारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान है। केरल विधानसभा में त्रिशूरपुरम उत्सव में बड़े खलल को लेकर की गई टिप्पणियों को लेकर भी आरएसएस ने नाराजगी जाहिर कर दी है। ये मामला क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए। आरएसएस ने राज्य विधानसभा के अंदर सत्तारूढ़ और विपक्षी सदस्यों द्वारा संगठन के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। संघ ने कहा कि ये निंदनीय है। जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग सदन के अंदर और बाहर निराधार आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस साल आयोजित हुए त्रिशूरपुरम में व्यवधान पैदा करने के पीछे संघ का हाथ था। संघ के नेता इस मामले को लेकर जल्द ही राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और विधानसभा अध्यक्ष एएन शमशीर से मुलाकात करेंगे। दरअसल त्रिशूरपुरम केरल के त्रिशूर में आयोजित होने वाला एक वार्षिक हिंदू मंदिर महोत्सव है। ये उत्सव हर साल त्रिशूर के वडकनाथन मंदिर में आयोजित होता है। इस साल अप्रैल में आयोजित हुए इस उत्सव के दौरान कथित तौर पर पुलिस का हस्तक्षेप हुआ था। कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्षी दल यूडीएफ ये आरोप लगाता रहा है कि संघ के नेताओं और सीएम विजयन की गुप्त सहमति से ये सब कुछ हुआ। आरोप ये भी है कि सीएम की जानकारी में त्रिशूर उत्सव में बाधा पैदा की गई। और राजस्थान के बांसवाड़ा में करीब 13 करोड़ की स्कूटी एक साथ कबाड़ हो गई। लापरवाही का ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट को देखिए। ये सभी स्कूटियां खुले आसमान के नीचे करीब 1.5 साल से पड़ी हुई हैं, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक हरी झंडी नहीं मिलने से इसका वितरण नहीं किया जा सका है, जिससे 13 करोड़ की ये स्कूटियां खराब हो चुकी हैं। इनमें जंग लग चुके हैं। अब इसकी कीमत कबाड़ के भाव में ही मिल सकती है। राजस्थान सरकार ने साल 2021-2022 में प्रतिभावान छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए कालीबाई भील स्कूटी वितरण और देव नारायण योजना के तहत स्कूटी देने की घोषणा की थी। इसके तहत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 65% और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 75% से ऊपर अंक लाने वाली छात्राओं को स्कूटी देने का प्रावधान किया गया था। इस घोषणा के बाद बांसवाड़ा जिले में 3 साल में करीब 500 से अधिक छात्राओं को इसका लाभ दिया गया और उसके लिए स्कूटी का आवंटन कर दिया गया। लेकिन इस दौरान विधानसभा और लोकसभा चुनाव के कारण आचार संहिता लग गई, जिसके बाद स्कूटी का वितरण नहीं किया जा सका। जो उनकी दस्तावेज हैं वो जांच का कार्य करके हम लोग आयुक्तालय भेजते हैं और वहीं से स्वीकृति आती है उनके वितरण कार्य के लिए। और TV9 मराठी का इंफ्रा एंड हाउसिंग कॉन्क्लेव हाल ही में मुंबई में संपन्न हुआ। इस कॉन्क्लेव में मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त भूषण गगरानी मौजूद थे। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। आगे के मुंबई महापालिका के फ्यूचर प्लान्स क्या है? सामान्य मुंबई करके जीवन को छूने वाले हर क्षेत्र में मुंबई महापालिका कुछ न कुछ कर रही है। वो शिक्षा होगा, आरोग्य होगा, पायाभूत इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, पानी होगा, सीवरेज होगा, गार्डन्स है, हर चीज़ में मुंबई महापालिका का कुछ न कुछ योगदान है। जो सुविधाएं हम निर्माण कर रहे हैं उनकी ठीक तरह से मरम्मत करना, मुंबई कर जो यहाँ पे रहता है उसका इसमें सहभाग लेना और ये जो सुविधाएं हम लोगों को दे रहे हैं
उसमें सिस्टम इम्प्रूवमेंट करना, टेक्नोलॉजी का सहारा लेके, तकनीकी का सहारा लेके, ये हमारी सबसे ज़्यादा प्राधान्य क्रम अभी मुंबई महापालिका का है। सो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचे, लोगों का सहभाग इसमें ले। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में TV9 फेस्टिवल ऑफ इंडिया का जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। इस महोत्सव में नवरात्रि की रौनक देखने लायक है। ये फेस्टिवल 13 अक्टूबर तक चलेगा। तस्वीरें TV9 फेस्टिवल ऑफ इंडिया के तीसरे दिन की हैं। आज इस फेस्टिवल में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। आज इस उत्सव में रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव शामिल हुए। उन्होंने मां दुर्गा के दरबार में हाजिरी लगाई, पुष्पांजलि के साथ मां दुर्गा के दरबार में नतमस्तक हुए। इसके बाद रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने मेला परिसर का जायजा भी लिया। आज नवरात्रि के आखिरी दिन TV9 फेस्टिवल ऑफ इंडिया की धूम देखने लायक है। संगीत प्रेमियों के लिए भी यहाँ लाइव म्यूजिक का इंतजाम है। आज इस उत्सव में बहुत सारी लाइव परफॉर्मेंस भी पेश की गई। म्यूजिकल प्रोग्राम ऐसे जो आपको थिरकने पर मजबूर कर देंगे। सूफी, बॉलीवुड हिट या लोक धुनें, आपको जो पसंद हो सब कुछ यहाँ मौजूद है। मंच पर प्रतिभाशाली कलाकार और कला संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। 13 अक्टूबर तक जारी इस कार्यक्रम में आप भी पहुंचिए। यहाँ दुनिया के अलग अलग देशों के 250 से ज्यादा स्टॉल हैं, जहां आप मनपसंद खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ सभी के लिए फ्री एंट्री है। दुर्गा पूजा के साथ आप लाइव म्यूजिक और शॉपिंग का आनंद उठा सकते हैं।